हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र। और जो पाकिस्तान एक समय में वर्ल्ड पावर बन रहा था, आखिर क्यों आज वो दुनिया का 15वां सबसे कर्जदार देश बन चुका है? आखिर क्यों उसकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से क्रैश हो रही है? और क्यों उसके दोस्त देश उसका साथ नहीं दे रहे? आखिर क्यों उसके रुपये की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती जा रही है? आखिर क्यों उसकी स्थिति को श्रीलंका से तुलना किया जा रहा है? country could face an economic collapse. Pakistan's economic crisis is deepening. Pakistan is in a state of mess. भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और घी भी महंगा। एक समय था जब पाकिस्तान सुपर पावर की रेस में बड़ी तेजी से दौड़ रहा था और पाकिस्तान के सुपर पावर बनने के सपने को यूएसए और मिडिल ईस्ट पूरा करने में साकार भूमिका निभा रहे थे। पाकिस्तान के इस गोल्डन पीरियड के बारे में आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इस सुपर पावर बनने की दौड़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था रिलीजन। पाकिस्तान का एम शुरुआती दौर से ही क्लियर था कि उसे एक मुस्लिम यूनियन बनाना है और वो हर छोटे छोटे मुस्लिम देशों को जोड़कर एक मुस्लिम यूनियन बनाना चाहता था, जिसका सुल्तान पाकिस्तान खुद बनना चाहता था। इस यूनियन बनाने के सपने को लेकर पाकिस्तान ने काफी प्रयास किए। इसी सपने को लेकर सन 1947 में मुस्लिम लीग के एक टॉप क्वालिटी लीडर खालिद कुजमान ने पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा किया और अपने मुस्लिम स्थान बनाने के इस सपने का प्रचार प्रसार भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्री OLC की स्थापना की। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्टिंग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूक्लियर वेपन पर अपना कब्जा जमाना। इंडोनेशिया की आजादी के लिए मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने ब्रिटिश आर्मी में शामिल मुस्लिम सैनिकों से आग्रह किया कि वो अपने इंडोनेशिया के मुस्लिम भाइयों को आजाद कराने के लिए प्रयास करें। जिन्ना के इस भाषण से 600 से 800 सैनिक इन्फ्लुएंस हुए और वो इंडोनेशिया गए इंडोनेशिया के लोगों को आजादी दिलाने के लिए। पाकिस्तान की आजादी के बाद भी पाकिस्तान निरंतर इंडोनेशिया में अपने सैनिक भेजता रहा और जब इंडोनेशिया को आजादी मिली तो पाकिस्तान ने नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी दूसरे देश की आजादी पर कोई दूसरा देश पर्व मनाता हो। USSR को डिस्टेबलाइज करने के लिए अलकायदा के आतंकवादियों को वहाँ भेजना। जस्ट इमेजिन गाइज, USSR उस समय का सुपर पावर था और ये रिस्क पाकिस्तान के लिए रिस्क साबित हुआ। पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से सफल रहा और इससे पाकिस्तान का दूसरे देशों पर काफी इन्फ्लुएंस हुआ। इस समय तक पाकिस्तान के पास बहुत पैसे थे तो पाकिस्तान अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए नहीं, क्या विकास करे नहीं तो चलो आतंकवादियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने उस समय में एक आतंकवादी संगठन इस्लामी यूनियन ऑफ द नॉर्थ पीपल ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में था, जिसका मकसद था सोवियत के मुस्लिमों को आजादी दिलाना। साथ ही पाकिस्तान ने IMU नामक आतंकवादी संगठन को भी सपोर्ट किया ताकि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बना रहे। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों में बड़ी से लेकर छोटी हर सहायता की। अगर बात करें एशिया में USA के सबसे अच्छे संबंधों की तो वो थे पाकिस्तान के साथ। शायद यही कारण था कि पाकिस्तान की आजादी में US ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में US प्रेसिडेंट हैरी ट्रूक ने पाकिस्तानी PM लियाकत अली खान को US से बुलाया और ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई क्योंकि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिससे पाकिस्तानी सैनिकों की ट्रेनिंग अब अमेरिका करेगा और USA ने मक को रावलपिंडी में स्थापित भी कर दिया। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर सन 1987 तक पाकिस्तान USA से इतना कर्ज ले चुका था कि वो ईरान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश था। आखिर वो पैसों का करता क्या था? वो पैसों को देता था टेररिस्ट को ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं, किसी प्रकार का विकास नहीं। देश तो नाम का था, पाकिस्तान को तो सिर्फ सुपर पावर बननी थी। देश में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास काम पाकिस्तान की सरकार ने उस समय तक नहीं किया था। 2001 में USA में एक आतंकवादी हमला हुआ। अब USA को पाकिस्तान की जरूरत थी इस हमले के कर्ता धर्ता ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। तो दोस्ती निभाने से पीछे कैसे हट सकता था? पाकिस्तान ने पूरी शिद्दत से दोस्ती निभाई और पाकिस्तान ने ताइवान और अलकायदा आतंकवादी संगठनों से बात की ओसामा बिन को हैंडओवर करने के लिए। जब सारी कोशिशें नाकाम रही तो पाकिस्तान ने अपने सारे एयरबेस USA के लिए
लिए ओपन कर दिए ताकि वो अलकायदा को खत्म कर सके। इतनी बड़ी मदद के लिए यूएसए ने पाकिस्तान पर लगे सारे सैंक्शन हटा दिए और 2003 में पाकिस्तान को दिए गए लोन में से एवं 1 बिलियन माफ कर दिए। यूएसए के साथ साथ पाकिस्तान के संबंध यूएई से भी काफी अच्छे थे, इतने कि साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के वर्ल्ड सैंक्शन लेने के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को दिल्ली के 50,000 बैरल फ्यूल फ्री देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान यूएसए और यूएई की दोस्ती का काफी फायदा उठा रहा था। पर उसे ये फायदा ज्यादा देर तक हजम नहीं हुआ। उसने अपनी दोस्ती को खुद ही आग लगा दी। इसकी शुरुआत होती है 2008 में, जब तालिबानी और अलकायदा आतंकवादी संगठनों से अच्छे संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की इम्पोर्टेंट आर्मी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के 12 सोल्जर व अलकायदा के 8 सदस्यों को ढेर कर दिया। और हद तो तब हो गई जब अमेरिका 9/11 के कर्तमकर्ता ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो पाकिस्तान में ही निकला। इस विश्वासघात का पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ा। कुछ ऐसा ही विश्वासघात पाकिस्तान ने यूएई के साथ भी किया। जब यमन वॉर के दौरान यूएई को पाकिस्तान की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं जब बात हो भारत में आतंकवाद फैलाने की तो पाकिस्तान कहां पीछे हटने वाला था। यही कारण था कि यूएई ने भी पाकिस्तान से दूरी बना ली। अगर हम पाकिस्तान के बजट को देखें तो पाकिस्तान की रेवेन्यू सीट है 9,40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, कैपिटल सीट है 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसीट है 5,54,000 करोड़। और अगर हम पाकिस्तान के खर्चे को देखें तो 28.5% उन्हीं के करों का लोन देने में चला जाता है, जो तकरीबन 3,93,000 करोड़ होता है। और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ का फंड मिलता है। सिर्फ इन 2 कामों में ही पाकिस्तान अपने बजट का 40% फूंक देता है। और अब आप जरा सोचिए, जब 40% बजट सिर्फ 2 कामों में उड़ चुका है तो क्या उस देश में किसी भी प्रकार का कोई विकास होगा। अब जब पाकिस्तान लोन लेता है, लोन लेने के बाद उसे यूज करता है, फिर ब्याज नहीं दे पाता है तो फिर से लोन लेता है और उस ब्याज को देने के बाद उस ले गए पैसे का लोन भरने के लिए एक और लोन लेता है।